नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां डीआईजी नीलेश आनंद भरने हर शनिवार जनता दरबार लगाते हैं। हालांकि उनके इस जनता दरबार में पूरे कुमाऊं से लोग नहीं पहुंच पाते। ऐसे लोगों की सहूलियत के लिए डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने कंप्लेन सेल का उद्घाटन किया। कंप्लेन सेल के लिए नंबर भी जारी किया गया है। इस नंबर पर लोग अपनी शिकायत भेज सकते हैं। खास बात यह है कि इन शिकायतों पर की गई या की जा रही कार्रवाई की जानकारी एसएमएस के जरिए शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी। डीआईजी ने इंस्पेक्टर देवेश पांडे को कंप्लेन सेल का प्रभारी बनाया है। तो हल्द्वानी से खबर आपको बता रहे, जहां पर डीआईजी जनता दरबार लगाते हैं। लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए हर शनिवार को वो जनता दरबार लगाते हैं। हालांकि पूरे कुमाऊं के लोग इस जनता दरबार में नहीं पहुंच पाते और इसी को लेकर उन्होंने एक शिकायत हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिस पर लोग अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, अपनी दिक्कतें साझा कर सकते हैं। मेरे द्वारा हर शनिवार को जो है एक यहाँ पर जनता दरबार जो है मेरे हल्द्वानी के कक्ष के वहाँ लिया जाएगा, जो कि जो भी कुमाऊं रीजन से, जो भी पुलिस से संबंधित जो भी शिकायत करना चाहता है तो हल्द्वानी इधर मेरे कैंप ऑफिस से 10 से 7 बजे तक आ सकता है। और अगर कोई यहाँ नहीं आ सकता है दूर दराज से, तो ये नंबर जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ उसके माध्यम से वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग से भी जो है वो अपना वीडियो कॉल करके भी अपनी शिकायत दे सकता है। देहरादून के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। बारिश होने से जलभराव की समस्या से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं बारिश होने के चलते कई इलाकों में बिजली घंटों तक नहीं आई। देहरादून के डीएम ने जलभराव की समस्या को लेकर कहा कि बरसात के दिनों में अगर कहीं पर भी आपदा जैसी स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए आपदा कंट्रोल रूम बनाया गया है। तो आपदा कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि किसी भी क्षेत्र में अगर आपदा जैसी स्थिति बनी तो वहां पर सहायता मुहैया कराई जा सके। बारिश के पानी को लेकर जगह जगह जलभराव होता है और ऐसे में आपदा कंट्रोल रूम बनाया गया है। तो वहीं ऐसे में कहीं भी समस्या होने पर लोगों से संपर्क किया जा सकेगा और उनको सहायता भी भेजी जा सकेगी। जलभराव की समस्याएं, हमारा जो आपदा कंट्रोल रूम है 24/7 संचालित है और तहसील्स में भी आपदा कंट्रोल रूम 24/7 वर्क कर रहा है। इस बार हमने तहसील स्तर पर आपदा कंट्रोल रूम्स को और सुदृढ़ करने के दृष्टिगत हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ हम नियुक्त। कोटद्वार में 2 दिनों से हो रही हल्की बारिश से नगर निगम प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। साफ सफाई को लेकर लाख दावे किए गए, लेकिन थोड़ी सी बारिश के बाद यहां के हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। थोड़ी सी बारिश होने से सड़कों पर कीचड़ और गंदगी फैल गई है। इस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों नगर निगम को कोसने लगे हैं। ये जो नगर निगम की नालियां हैं, ये नालियां कभी साफ तो होती है नहीं, और जो है हर साल आए दिन जब भी बरसात लगती है तभी जो है ये पानी मेरी दुकान के अंदर ये जो है तीसरी बार घुस चुका है। मैं हर बार जो है नगर निगम को बोल चुका हूँ, हर बार बोला मैंने कि यार ये नालियां साफ करो, लेकिन कोई साफ करने को तैयार नहीं है, ना कोई सुनने को है। खबर रामनगर से है, जहां कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी जोन पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। मानसून के मद्देनजर हर साल 30 जून से 15 अक्टूबर के बीच बिजरानी जोन बंद कर दिया जाता है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी जोन गुरुवार शाम 3 से 6 बजे की आखिरी सफारी के साथ पर्यटकों के लिए बंद हो गया। आखिरी सफारी में 150 लोगों ने बिजरानी जोन का लुत्फ उठाया, लेकिन अब 15 अक्टूबर तक बिजरानी जोन में पर्यटकों की चहल पहल देखने को नहीं मिलेगी। बता दें कि मानसून के दौरान हर साल 30 जून को बिजरानी जोन पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया जाता है और बाकी के 3 जोन पूरे साल खुले रहते हैं। बिजरानी जोन हमारा बंद हो गया है
लेकिन अभी हमारे इस साइड में 3 खुले हुए हैं, इसमें झिरना, ढेला और गर्जिया। गर्जिया में क्योंकि बारिश की वजह से रास्ते ख़राब हो गए तो उनको हम डे टू डे बेसिस पे खोलने का व्यवस्था की है कि जैसे ही बारिश खुलेगी वैसे ही खोल देंगे उस हिसाब से। और KTR में अभी हमारा पाखरो वाला जोन खुला पड़ा। आज सफारी के लिए आई हूँ, पता नहीं था कि आज आखिरी दिन है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि यहाँ आकर पता चल रहा है कि आज आखिरी दिन है एंड वी आर वेरी लकी टू। बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है, मौसम अच्छा है, जंगल है, हम पहली बार देख रहे हैं ऐसा माहौल में, बहुत एक्साइटेड फील हो रहे हैं। रामनगर में लेखपालों के अतिरिक्त लेखपाल क्षेत्रों याथी, मोतीपुर, बेलजूड़ी, रामनगर, बसई और पाटकोट क्षेत्र के कुल 45 ग्रामों के सभी राजस्व अभिलेख तहसील में जमा कर दिए गए हैं। तहसील अध्यक्ष DS पंचपाल ने बताया कि कई वर्षों से तहसील में रिक्त लेखपाल पदों को नहीं भरा जा रहा है और न ही लेखपाल क्षेत्रों का पुनर्गठन हो पाया। बदलते समय में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण काम भी ज्यादा है, जिससे लेखपालों को शारीरिक मानसिक समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास में पटवारियों की सीधी सहभागिता होती है। आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, जमीन बंटवारा, नक्शा खसरा जैसे मुख्य कामों का जिम्मा पटवारियों के पास है, लेकिन जिले में पटवारियों की कमी होने के कारण ग्रामीणों को इन सभी प्रमाण पत्र के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। जिले में जितने गांव हैं उसके हिसाब से पटवारियों की संख्या काफी कम है। एक पटवारी को कई गांव की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे उनके काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। जनपद नैनीताल में समस्त तहसीलों की 15 दिन पहले तहसील कालाढूंगी में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में यह सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था कि बाकी जो हमारे जिले हैं, जिला उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है और देहरादून है, उसकी तर्ज पर ही जनपद नैनीताल के जो मैदानी क्षेत्र है उसमें 4 तहसीलें हैं हमारी, रामनगर और कालाढूंगी, लालकुआं और हल्द्वानी। तो यहाँ हम लंबे समय से हम सरकार से मांग कर रहे हैं, विशेष रूप से उत्तराखंड जब से बना है लगभग 20 सालों से हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे पटवारी और लेखपाल क्षेत्र खाली हैं और उन खाली क्षेत्रों पर जो खाली क्षेत्रों का जो भार है वो दूसरे हमारे। काशीपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के लिए अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करते हुए यशपाल आर्य ने जहां कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही तो वहीं उन्होंने बीजेपी पर हमला किया होते हुए कहा कि बीजेपी देश के मजबूत ताने बाने को कमजोर करने में लगी हुई है। तो काशीपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस का अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो वही कार्यक्रम में कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, यहीं से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और आज फिर एक बार जो सामाजिक ताना बाना है, जो देश को जो खंडित करने की कोशिश की जा रही है, बांटने की कोशिश की जा रही है और सामाजिक ताने बाने को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए कांग्रेस एकजुट होकर उस जो सर्वधर्म समभाव का जो हमारी हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन एक बार फिर सख्त हो गया है। शिव मूर्ति चौक से भीमगोड़ा चौक तक अतिक्रमण को हटाया गया। सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान दुकानों के बाहर रखे काउंटर और दूसरे सामानों को भी जब्त कर कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि कावड़ मेले के मद्देनजर यह अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कुछ दुकानदार मनमानी करते हुए अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं, ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जा रहा है। क्योंकि हमारा कांवड़ भी शुरू हो रहा है, कांवड़ में इस बार काफी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की आशा जताई जा रही है। उसको ध्यान में रखते हुए अगर हमारा अतिक्रमण नहीं हटेगा तो आने वाले दिनों में प्रशासन को, व्यापारी बंधुओं को और हमारे कांवड़ियों को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। कांवड़ मेला नजदीक है और कांवड़ मेला के दृष्टिगत हम लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसके पूर्व में भी हम लोग 8-9 दिन किए थे और अब ये कल भी चला था। आपको जानकारी है कि कल भी हम लोगों ने हटाया था, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि अभी नाली के पीछे जो किया गया था पुनः नाली के पार आ जा रहे हैं, अतः हम लोग कार्रवाई प्रारंभ।
रामनगर में चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि चोरों ने देर रात मोहल्ला खताड़ी में एक घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। लाखों रुपए की नकदी और लाखों रुपए के जेवरात लेकर चोर फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायत में बताया कि वो घर का ताला लगाकर कहीं बाहर गए हुए थे, तभी पीछे से चोरों ने घर में ताला तोड़कर चोरी की और फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और जल्द ही क्या चोरों को पता लगाया जाएगा। तो रामनगर की खबर आपको बता रहे, जहां पर चोरों के हौसले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। चोरों ने एक घर में ताला तोड़कर घर में लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। तो वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि वो घर पे ताला लगाकर कुछ काम से बाहर गए हुए थे कि तभी पीछे से चोरों ने ताला तोड़कर घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तुम्हारा नाम बता दो। घर में चोरी हुई है। मेरे घर में 3,50,000 रुपए कैश रखा था, करीब 7-8 तोला सोना रखा था, चीज जेवर जो थी, ये चीज़ मेरी चोरी हो गई है। और लगभग जो पीतल तांबे के बर्तन थे वो चोरी हुए हैं और बाकी और कुछ चोरी नहीं हुआ। पीतल तांबे के बर्तन चोरी हुए हैं और तुम्हारे ताले तोड़ दिए, सारे चोरी हो गए। कोई तस्लीम नाम के व्यक्ति हैं, वो आज मेरे पास आए थे। उनका कहना था कि वो कल घर पर नहीं थे, तो उनके घर में जो है कुछ नकदी और कुछ सामान जो है चोरी हुआ है, जिसमें हम जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी अमल में लगी जाएगी। इतने ताले पे तुम 9 लाख रुपए छोड़ के गए। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त हंगामा मच गया जब आशा वर्कर्स और महिला डॉक्टर्स के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आशा वर्कर्स ने स्वास्थ्य केंद्र में जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर बीजेपी कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर ने मामले को समझा बुझाकर शांत किया। बताया जा रहा है कि बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर मधु माथुर देरी से पहुंची थी, जिसके बाद स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का जमावड़ा लग गया। तो वही व्यवस्थाओं को देखकर आशा वर्कर्स ने हंगामा कर दिया। ये है कि यहाँ जो है 8 बजे से नंबर लगने शुरू होते हैं। डॉक्टर साहब हमारी 10 बजे से बैठती हैं और कोई इमरजेंसी अगर पेशेंट आता है तो उसको वो नहीं देख पाती हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि जैसे इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो उसको वो पहले देखें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो 8 बजे नंबर लगाएगा वो 12 बजे नंबर उसका आएगा। ये सारी यहाँ पर जो धांधलेबाजी चल रही है सारी गलत है। दूसरा, हम लोग चाहते हैं कि जो भी है डॉक्टर साहब अपने व्यवहार में जो है चेंजेस लाएं। आशाओं के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि आशाएं जो है जबरदस्ती हमसे जो है प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए जो है रेफर बनवाती हैं, वो गलत है। उनका जो आरोप हमारे ऊपर लगाया जाता है वो गलत है। ज़्यादा भीड़ थी और मेरे पास एक लेडी डॉक्टर एक ही है जो स्पेशलिस्ट है। एक डॉक्टर मैंने बन्ना खड़ा से बोला कि जनरल मरीज देख रही है और एक इमरजेंसी कर रही है। एनसीसी के बच्चे भी आए हुए थे, काफ़ी सारे 25-30, उनका भी मेडिकल बनना था। तो थोड़ा सा अफरा तफरी मची। जो हमारी वार्ड आया, जो बाहर गेट पर बैठती है, उसने मैनेज करने की कोशिश करी। जब उससे नहीं हुआ तो हमने गार्ड को ही बुलाया, उससे भी मैनेज नहीं हुआ। मैं खुद भी गया। फिर ये उसी चक्कर में कोलाहल मचा कि वो कुछ लोग परेशान हुए कि भाई मेरा नंबर पहले था या बाद में था। उसकी व्यवस्था करने में खुद भी गया। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य रिजपुर विधायक आदेश चौहान के घर पहुंचे। प्रतिपक्ष नेता यशपाल आर्य ने विधायक के घर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस दौरान प्रतिपक्ष नेता यशपाल आर्य मीडिया से भी रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा राजनीति से ऊपर उठकर काम किया है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास का नारा लगाती है, लेकिन बीजेपी की कथनी और करनी दोनों में अंतर है। ऐसा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया, चाहे विपक्ष के विधायक हों, चाहे विपक्ष के हमारे साथी सहयोगी रहे हों, साथी हों, उनके भी उन क्षेत्रों में भी काम हुआ है। लेकिन आज वो सारी चीजें
दरकिनार कर दी गई हैं। विकास तो सर्वांगीण विकास, समग्र विकास, सबका साथ सबका विकास की परिभाषा को परिभाषित क्यों नहीं किया जा रहा है? आपका भरोसा है और मेरा विश्वास है कि आपका भरोसा विश्वास हमारे ऋषिकेश में सावन महीने से शुरू होने वाली नीलकंठ कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए टिहरी पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं पुलिस की ओर से पूरी कर ली गई है। पूरे क्षेत्र में नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें कि कांवड़ क्षेत्र को पुलिस ने 2 सुपर जोन, 4 जोन और 8 सेक्टर में डिवाइड किया है। साथ ही 9 अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। श्रद्धालु बड़ी इच्छा से पूजा करने के लिए आते हैं, उनकी यात्रा में किसी प्रकार की समस्या न हो, इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। यात्रा को लेके जनपद टिहरी गढ़वाल पुलिस ने अपनी सारी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं और इस बार यात्रा को सकुशल चलाने के लिए हमने इसको 2 सुपर जोन, 4 जोन और 8 सेक्टर्स में डिवाइड किया है और इसमें अतिरिक्त पुलिस बल इस जो कांवड़ वाला क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा। इसमें पीएसी है, ट्रैफिक के अतिरिक्त जवान, होमगार्ड्स, पीआरटी अलग से डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। खबर विकासनगर से है, जहां मानसून सीजन की शुरुआत होने और स्कूलों की छुट्टियां खत्म होने का असर साफ दिखाई दे रहा है। चारधाम यात्रा का द्वार कहे जाने वाले हरिद्वार में यात्रियों की तादाद अब लगातार घटती जा रही है। पिछले सप्ताह तक हरिद्वार की सड़कों पर लगातार जाम की स्थिति बनी हुई थी। फिलहाल ट्रैवल कारोबारियों और टूर ऑपरेटर्स के पास बुकिंग घट गई है और फिलहाल यात्री अक्टूबर महीने में चारधाम यात्रा को लेकर बुकिंग करवा रहे हैं। तो टूर ऑपरेटर्स का कहना है कि मॉनसून सीजन में हर बार यात्रियों की संख्या का ग्राफ गिर जाता है, लेकिन सर्दियों की शुरुआत में एक बार फिर से यात्रा जोर पकड़ेगी। भीड़ अब नेचुरली भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो निश्चित है कि जैसे जैसे अब स्कूल खुलने शुरू हो रहे हैं, मानसून का इम्पैक्ट आना शुरू हो रहा है, तो भीड़ स्वाभाविक कम होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे जैसे मानसून हमारा खत्म होगा, अभी तो यात्रा चल ही रही है, अभी भी ठीक ठाक नंबर्स में चल रही है और जैसे ही मानसून खत्म होगा तो एक दोबारा से हम एक अच्छी संख्या में देखेंगे तीर्थयात्री चारधाम की यात्रा पर आएंगे। हरिद्वार में ऋषिकुल क्षेत्र में एक घर में विशालकाय अजगर के घुस आने से हड़कंप मच गया। चौंकाने वाली बात यह है कि अजगर दूसरी मंजिल तक पहुंच गया और बालकनी में रखे गमलों के बीच छुप गया। जैसे ही घर के लोगों को पड़ोसियों ने इसकी सूचना दी तो अजगर को देखकर उनके होश फाख्ता हो गए और आनन फानन में वन की टीम को सूचना दी गई। अजगर की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि पड़ोसी की छत पर पालतू खरगोश रहते हैं, उन्हीं की तलाश में अजगर यहां पहुंचा था। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू किया। तो आपको बता दें कि ये विशालकाय अजगर एक घर की दूसरी मंजिल पर की बालकनी में घुस गया था और जब पड़ोसियों ने देखा तो उसके बाद ये सूचना घर वालों को दी गई, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। तो वही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को रेस्क्यू कर लिया। तो हरिद्वार के ऋषिकुल क्षेत्र के एक घर में ये अजगर घुसा था। भैया एक मिनट फोटो कब लेंगे, पहले वीडियो। ये देखिए ये कितना बड़ा अजगर है जो हमारे घर में आज पता नहीं कहाँ से आया है।
लालकुआं में गोला नदी के किनारे बसे लोगों को भूख कटाव से बचाने के लिए वन विभाग और जिला प्रशासन ने कमर कस ली है, जहां डीएम धीराज सिंह गबरियाल और डीएफओ संदीप कुमार ने संयुक्त नेतृत्व में नदी में तटबंध और चैनल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि मानसून सीजन से पहले ही सभी व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाए। उन्होंने बताया कि आपदा जैसी समस्या से निपटने के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां 24 घंटे लोग मदद मांग सकते हैं। साथ ही जिले में 43 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिनको 16 वायरलेस सिस्टम से कनेक्ट किया गया है। तो वहीं डीएफओ संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि घटनाओं से लोगों को बचाया जा सके, इसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। देखा होगा लास्ट ईयर जो आपदा आई थी उसमें काफ़ी भूकटान हुआ था। उसके बाद डीएफओ साहब ने यहाँ पे जो चैनलाइज करने का काम स्टार्ट किया था लास्ट ईयर। तो इस बार की आगामी जो अब हमारी मानसून आए गई है, अब इसमें ज़्यादा नुकसान ना हो, तो इसके लिए अभी से हम लोगों ने चैनलाइज करना शुरू किया। तो लगभग 1300 मीटर के करीब लंबाई में इसको चैनलाइज किया। आप लोग देख रहे होंगे कितनी ऊंचाई में इन्होंने रखा हुआ है। तो इस बार लगता है मुझे कि इस बार वैसे नुकसान नहीं होगा जैसे लास्ट ईयर हुआ। जो है जो अक्टूबर में बहुत बाढ़ आया था यहाँ पे, और ये विष्णुगता का क्षेत्र जो है जो पश्चिमी तट पे है गोला नदी के, काफ़ी कट गया था। तो लास्ट ईयर भी हमने लगभग 1400 मीटर के करीब जो है एक चैनल यहाँ पे क्रिएट किया था। लेकिन इस चैनल के ऊपर वाला साइड और नीचे वाला साइड, जिसमें पुनः जो है इस बाढ़ में पानी जाने की संभावना हो सकती थी और इसमें जो है कटाव हो सकता था, तो हमने जो है लास्ट मंथ जो है ऑलरेडी विधायक जी के साथ में जो है निरीक्षण किया था। इसमें एसडीएम साहब वगैरह सभी लोग थे। तो ये फिर हमने जो है इसमें फैसला किया था कि इसको जो है ऊपर वाला साइड को जो है अच्छी तरह से चैनल जो है डबल चैनल बना दिया जाए और इसमें जो है स्पर। मसूरी में केंद्रीय जीएसटी के क्षेत्रीय कार्यकाल का लोकार्पण किया गया। वहीं आपको बता दें कि सीजीएसटी कार्यालय का लोकार्पण बतौर मुख्य अतिथि सीजीएसटी आयुक्त दीपांकर एरन ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीएसटी देश के अंदर महत्वपूर्ण आर्थिक बदलाव का परिचायक है, जिसने पूरे देश को जोड़ा है और एक देश एक मार्केट एक कर बनाया है। इससे देश में उद्योग व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे देश में 1,66,000 करोड़ राजस्व कई महीने तक आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश विकासशील से विकसित की ओर बढ़ रहा है और साथ ही कहा कि मसूरी रेंज का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। मसूरी के 20,000 करदाता 450 करोड़ रुपए का राजस्व देते हैं, जो पूरे प्रदेश का 10% है। इसी को लेकर मसूरी के करदाताओं की समस्याओं के निदान और उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए मसूरी में रेंज कार्यालय खोला गया है। अब करदाताओं को देहरादून नहीं जाना पड़ेगा। पांचवा जन्मदिन है, ये कोई हमारे विभाग का जन्मदिन नहीं है। क्या है, आपके बिना, ट्रेड के बिना, एसोसिएशन के बिना। सर्वप्रथम हम सबको बधाई देते हैं, आपको, पूरे समाज को, पूरे देश को। आज हमारा 5वां हम सबका जन्मदिन है। जीएसटी महज विभाग का, केंद्रीय अप्रत्यक्ष बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, कस्टम्स का या भारत सरकार का या राज्य सरकारों का ही जन्मदिन नहीं है, बल्कि हमारे पूरे भारतवर्ष का है। क्योंकि ये एक महज टैक्स रिफॉर्म ही नहीं है, ये एक मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म है जिसने देश को जोड़ा है, जिसने देश को एक मार्केट बनाया है, वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स, जिससे देश में उद्योग व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। दिनेशपुर में भी देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी के बाद गदरपुर पालिका प्रशासन ने दुकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एक दुकान से करीब 1 किलो पॉलिथीन बरामद की गई। साथ ही दुकानदार पर 5,000 का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। पुलिस के इस अभियान से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। तो वही अधिशासी अधिकारी प्रवीण कुमार ने कहा कि ये अभियान समय समय पर चलता रहेगा। जो भी दुकानदार इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सिविल कार्यालय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तीसरे फसल बीमा सप्ताह का शुभारंभ हुआ, जहां योजना के प्रचार प्रसार के लिए राज्य के सभी जिलों में मोबाइल प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि देश भर के 13 करोड़ और अकेले उत्तराखंड में 12 लाख से ज्यादा किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा चुके हैं। साथ ही गणेश जोशी ने प्रदेश के किसानों से आग्रह किया कि किसान भविष्य में फसलों के होने वाले नुकसान से बचने के लिए 15 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा जरूर करा लें। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। जब से उन्होंने देश की कमान संभाली है, सारी योजनाएं गरीबों के लिए हो रही हैं, किसानों के लिए हो रही हैं, सैनिकों के लिए हो रही हैं, मातृशक्ति के लिए हो रही हैं। हर वर्ग की चिंता मोदी जी करते हैं। जब किसान मजबूत होगा, किसान हमारा अन्नदाता है, तो देश मजबूत होगा। किसानों की आय दुगनी कैसी हो, लगातार इस पर फोकस हो रहा है। नेशनल डॉक्टर्स डे पर रेड क्रॉस सोसाइटी ने जसपुर क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी डॉक्टर्स और प्राइवेट डॉक्टर्स को सम्मानित किया। इस दौरान क्षेत्र के हर गरीब तबके के रोगी को भी प्राथमिकता के साथ उपचार कराने के लिए भी परामर्श किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी के इस सराहनीय कदम की डॉक्टर्स ने तारीफ की और कहा कि जनता से हमें जागृति ऊर्जा प्राप्त होती है। रेड क्रॉस सोसाइटी क्षेत्र में समय समय पर उत्साहवर्धक कार्यक्रम कर सिर्फ डॉक्टर्स को ही नहीं बल्कि उन समाज सेवी कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित करती है और हौसला बढ़ाती है जो समाज के लोगों की सेवा करते हैं। मानवता की सेवा के लिए इस सृष्टि ने डॉक्टर, या हम कह रहे हैं कि पहले वैद्य थे फिर डॉक्टर्स हुए, तो उसका सृष्टि ने उन्हें बनाया है। और हमारा काम यह है कि समाज को निरोगी बनाया जाए, चेतना जागृत की जाए और किस तरह से अपना जीवन शैली रखी जाए। इस पर मैं अपने सभी साथी बंधुओं को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्लस साथ ही में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जो ये कदम उठाया गया है कि डोर टू डोर जाकर हर डॉक्टर को समाज में सम्मानित करना, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। वैसे भी रेड क्रॉस सोसाइटी समय समय पर और अपने स्तर से श्रीनगर गढ़वाल में एक बार फिर सिख यात्री और स्थानीय लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लात घूसे चले। दरअसल कुछ सिख यात्री हेमकुंड साहिब की यात्रा से लौटकर आ रहे थे। सिख यात्री हुड़दंग मचा रहे थे, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो बात कहासुनी से हाथापाई पर आ गई। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करवाया। इससे पहले भी 2 बार श्रीनगर में स्थानीय लोगों और सिख यात्रियों के बीच मारपीट की घटना सामने आ चुकी है। सिख लोग जो आते हैं तो यहाँ पे लोकल लोगों से कुछ आपस में उनकी बोलचाल हुई, तो हल्की फुल्की मारपीट जो भी हुई है, तो उसमें कार्रवाई आगे जो है 151 में उनको चालान कर दिया गया है। कल उसे फैसला दिया जाएगा। बाकी अभी स्थिति खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।